स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टिनोस एजुकेटर। तो लास्ट क्लास हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे, लेकिन अब आप लोग जान रहे होंगे कि 10th क्लास का इस साल का सैंपल पेपर आ चुका है, ठीक है। और उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं, एक बार पूरे क्वेश्चंस को एक एक को देख लेते कि कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होगा कि आप अब जो भी तैयारी करोगे उसके बेसिस पे करोगे, इसीलिए तो सीबीएसई सैंपल पेपर सेंड करता है, ठीक है। तो आज हम लोग उन्हीं सैंपल पेपर का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आज बताया जाएगा, कुछ फिर और नेक्स्ट डेज में, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सैंपल पेपर में है, तो आपको पता होगा कि पहला सेक्शन आपका जो ए है उसमें 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक। और 20 क्वेश्चन सब एक एक मार्क्स का है। और एक मार्क्स वाला क्वेश्चन जनरली क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसको हम लोग को लगता है कि हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है और फिर हम लोग उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको अपने ऊपर बिलीव करना है और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पूरा रीड करना है, उसके बाद ही फिर डिसीजन लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ए और बी क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट ए इज इक्वल टू P3Q4। मतलब कि ए कोई नंबर है और उसका ये फैक्टर्स है, ठीक है। बी इज इक्वल टू, जैसे कि ए क्या दिया हुआ है आपके पास, ए आपके पास क्या है, ए इज इक्वल टू P3Q4, ठीक है। और बी क्या दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू P2Q3, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे कि ए दोनों क्या है, इंटीजर है और ये किस फॉर्म में है, तो याद कीजिए ये आपका फैक्टर फॉर्म में है। जैसे अगर हम लोग 24 और 12 का फैक्टर्स देखें, तो 24 का फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। अब इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते थे, याद है, 2 का पावर 3 इंटू, आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते थे, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1, ऐसे लिखते थे, क्योंकि 2 कितना है, 3 है, तो 2 पावर 3 और 3 पावर 1। सेम 12 का अगर करें, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1, ठीक है। अब आप लोग को कुछ याद आ रहा होगा कि इस फॉर्म में लिखते थे। तो यहाँ पे आपको नंबर ना देके आपको वेरिएबल्स दे दिया, ठीक। और यहीं पे आप लोग कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका a इज इक्वल टू इतना है, b इज इक्वल टू इतना है, मतलब कि ये आपका कोई नंबर है और उसका ये फैक्टर्स आपको दिया हुआ है। अब आगे क्या क्वेश्चन है, p एंड q आर प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स का कहने का मतलब है कि ये तो फैक्टर्स एकदम डेफिनेटली है, क्योंकि जो भी हमारा फैक्टर्स होता है वो सारा क्या होता है, आपका प्राइम नंबर ही होता है, ठीक। HCF AB इज इक्वल टू PMQN। और जो आपका ये HCF है, इन दोनों का HCF किसके बराबर है, PM और QN। तो सपोज कीजिए HCF आपका AB का क्या है, PM और QN, ठीक है। PM और QN आपका HCF है। तो अब यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि HCF क्या होगा, तो HCF हम लोग क्या लेते हैं, याद है आपको, HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। मतलब कि दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। तो आप एक बार याद कीजिए, 24 और 12 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर कौन हो सकता है, 12। 12 से कोई बड़ा नंबर आपके पास नहीं होगा जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो इन दोनों का हम लोग HCF कैसे निकालेंगे, हम लोग HCF में क्या करते हैं, लोएस्ट पावर को लेते हैं। तो अगर इन दोनों का HCF निकालना हो 24 एंड 12 का, तो हम लोग क्या करेंगे, लोएस्ट पावर लेंगे। 2 और 2 दोनों कॉमन है, इसमें देखिए कॉमन फैक्टर भी लिया जाता है, ठीक है। 2 और 2 दोनों में है, लोएस्ट पावर क्या है 2 का, 2 पावर 2। 3 दोनों में है और 3 का तो लोएस्ट पावर दोनों का सेम है, तो 3 पावर 1।
अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12 आएगा। इसका मतलब दोनों नंबर के एचसीएफ क्या हो गया, 12। और एचसीएफ क्या होता है कि वह सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को आपको डिवाइड कर पाए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, AB का अगर हम एचसीएफ निकालें तो AB का एचसीएफ क्या होगा आपका, दोनों में आप देखिए कि कौन सा आपका लोएस्ट पावर है, P पावर 2 आपका लोएस्ट है इसमें और इसमें, ये P पावर 3 P पावर 2, लोएस्ट क्या है P पावर 2 है। Q पे पावर 3 और Q पे पावर 4 है, लोएस्ट पावर क्या है Q पे पावर 3। याद रखिएगा सिर्फ उसी को लेना है जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि यहाँ कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, P पे पावर 2 और Q पे पावर, तो ये आपका HCF हो गया। ठीक है, तो M का वैल्यू देखिए 2 है और Q का वैल्यू 3, तो M का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 2 और N का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। यहां से हम लोग को M और N का वैल्यू निकला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को लास्ट में क्या पूछा गया, M प्लस N और R प्लस S क्या होगा। ठीक, तो M और N का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग इसके बाद एलसीएम देखते हैं, इस चीज को रब कर देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अगर हम लोग एलसीएम देखें, एलसीएम ऑफ ए बी क्या दिया हुआ है आपके पास, पी आर और क्यू एस। ठीक है, अब पी आर और क्यू एस आपका एलसीएम के फॉर्म में, तो हम लोग अगर देखें कि ये एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, इस यहां से देखिए एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में क्या लेते हैं हम लोग, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर क्या है दोनों में, पी पे पावर 3 और क्यू में, दोनों में हाईएस्ट पावर कौन है, क्यू पे पावर 4। इसका मतलब एलसीएम में हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग जो कॉमन है उसको भी लेते हैं और जो इन्वॉल्व है बाकी प्राइम फैक्टर वो भी लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 5 और 2 इंटू 3, ठीक है, तो 2 और 3 तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन 5 को भी लेना पड़ेगा एलसीएम में। ठीक है, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है, वह सबसे पहला मल्टीपल जो सबसे आपका डिवाइड हो जाए। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा ये एलसीएम हो गया, तो R के वैल्यू कितना हो जाएगा, R का वैल्यू 3 हो गया, S का वैल्यू कितना हो जाएगा, S का वैल्यू आपका 4 हो गया। ठीक है, दोनों सारे वेरिएबल्स का वैल्यू आपके पास आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, M प्लस N और R प्लस S, ये क्या होगा आपका, तो M प्लस N कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 और R प्लस S क्या हो जाएगा 3 प्लस 4, इन दोनों को प्लस कीजिए 5 इंटू इन दोनों को प्लस कीजिए 7, 5 7 जा 35 और ये आपका हो गया पहला आंसर। तो हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका सही आंसर है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या कंसेप्ट देखे, एचसीएफ और एलसीएम का। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इस कंसेप्ट को कहां से सीख सकते हो, आपका ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 से लिया गया, ये कंसेप्ट आपका चैप्टर 1 से लिया गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, आपका चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन लिया गया है और चैप्टर 1 आपका क्या है, रियल नंबर, और ये जो कंसेप्ट है वो आपका पेज नंबर 10 में दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी का बुक खोलिएगा, उसमें चैप्टर 1 पेज नंबर 10 आप अच्छे से उसको पढ़िएगा, उसमें आपको ये कंसेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन एंड करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, लेट P बी अ प्राइम नंबर, मतलब कि P जो है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर्स ऑफ P, और जो कोई भी आपका इक्वेशन दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब आपका डिग्री क्या होगा 2 होगा। तो हर क्वेश्चन में देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री आपका 2 ही होता है। ठीक,
तो आपका जो रूट है वो क्या है, फैक्टर्स ऑफ पी। तो पी क्या है, पी एक प्राइम नंबर, पी क्या है, एक प्राइम नंबर। और आपको याद होगा कि प्राइम नंबर्स का फैक्टर्स कितना होता है, ओनली 2। और कोई भी प्राइम नंबर लें, अगर हम 3 को लेते हैं, ठीक है, 3 एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अगर आप भूल गए हो तो हम बता देते हैं। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो या तो 1 से डिविजिबल हो या सेम खुद से, ठीक है। तो यहाँ 3 का फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा, 1 और 3। 1 और 3 के अलावा और कोई नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर पाए, ठीक है। तो प्राइम नंबर का वही नंबर होता है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, ठीक है। तो अगर p एक प्राइम नंबर है तो p का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, एक 1 होगा और एक p इटसेल्फ, ठीक है। 1 और p इसका फैक्टर होगा, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि 1 और p अगर इसका फैक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रूट लिखने का तरीका है वो क्या होता है, ठीक है। तो सपोज कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, तो अगर आपके पास फैक्टर्स पता हो तो रूट हम लोग इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो इक्वेशन के लिए जो तरीका है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर आपके पास फैक्टर्स पता हो, ठीक है, फैक्टर तो हम लोग को पता है 1 एंड p। तो अगर फैक्टर पता हो तो हम लोग रूट कैसे लिखते हैं, तो ये आपका तरीका है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये दोनों रूट है आपका, तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो अल्फा प्लस बीटा, हम लोग बुक में भी देखे हैं, ठीक है। पहला रूट को अल्फा लेते हैं, दूसरा रूट को बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, एग्जाम में तो आप लोग डायरेक्ट ही करोगे क्योंकि आपको सारा कुछ पता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले, अल्फा प्लस बीटा, दो रूट हमारे पास क्या है, 1 प्लस पी, ठीक है, या फिर p प्लस 1, कुछ भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शन में देखिए p प्लस 1 है, 1 प्लस पी भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस पी ब्रैकेट में x, ठीक है, और प्लस 1 इंटू पी क्या होगा आपका, p हो जाएगा, ठीक है। p को अगर 1 से इंटू करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू पी करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी एक्स प्लस पी, ठीक है। तो अगर हमारे पास फैक्टर्स पता हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं आपका इक्वेशन, तो ये आपका तरीका है, ठीक है। ये इक्वेशन आपका लिखने का तरीका है। और अगर ये तरीका आप सीखना चाहते हो तो ये आपके चैप्टर 2 से क्वेश्चन लिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका किस चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर 2 से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 2 से लिया गया है और ये आपका एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 29 में है, ठीक है। पेज नंबर 29 देखिएगा एनसीईआरटी का, तो उसमें आप ये कंसेप्ट इजीली सीख सकते हैं, ठीक। तो ये एक मेथड हो गया। अब हम लोग दूसरे मेथड से अगर सीखना चाहें तो ये हम लोग जो इक्वेशन लिखे वो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, आप देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी एक्स प्लस पी। तो आप देखिए कि हमारा ये ऑप्शन परफेक्टली मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस पी है, यहाँ p प्लस 1 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तो प्लस में ही है, ठीक है। जब माइनस इंटू होगा दोनों माइनस में आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका एक तरीका था। एक तरीका और है, ठीक है, तो वो भी हम बताते हैं। सेकेंड तरीका आपका क्या है, तो इसको आप कहां से सीखोगे, चैप्टर 2 एनसीईआरटी पेज नंबर 29। सेकेंड मेथड क्या है कि अगर हमारे पास फैक्टर पता है, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ p, मतलब कि p इसका क्या होगा, जो भी इक्वेशन होगा आपके पास, p उसका क्या होगा, p उसका रूट होगा, ठीक है, क्योंकि इसका फैक्टर्स क्या है, 1 है फैक्टर और p है फैक्टर, दोनों फैक्टर इसका रूट है,
ठीक है। तो दोनों फैक्टर जो है अगर ये किसी इक्वेशन का अगर रूट है मतलब इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इक्वेशन को हम लोग पुट करके ये वैल्यू जो है इक्वेशन में पुट करके हम लोग चेक करेंगे कि किसमें आपका वैल्यू 0 आता है। तो सपोज हम लोग पहले वाले इक्वेशन में करते हैं, इसमें ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। LHS को जब लेंगे L स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी, तो x का वैल्यू हम लोग को p लेना है, p ले लीजिए। ये क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी, तो यहाँ पे ये और ये कट जाएगा, बच जाएगा आपका p। इसका मतलब ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है। ये जो रूट हम लोग ले रहे हैं ये इसके लिए आपका सेटिस्फाई नहीं किया। तो अब हम लोग सेकेंड को चेक करेंगे, क्योंकि चैप्टर आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो रूट होता है वो आपका इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें हम लोग LHS देखें, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1x प्लस पी, ठीक है। x का वैल्यू क्या लेना है, p। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, p से मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर, p से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ठीक है, और माइनस होगा तो माइनस p। अब यहाँ पे देखिए ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग ऑप्शन से भी चाहें तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, और अगर हमको मेथड याद है तो मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली क्या किए, रूट आपको पता है, एक एक ऑप्शन में हम लोग पुट करके चेक कर लेंगे, जिसमें LHS RHS बराबर हो जाएगा वो आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था और इसमें आंसर आपका क्या मिला, 2, ठीक है। तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। उम्मीद है बाकी दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और हमने यहाँ तक कोशिश किया है कि आपको पेज नंबर भी बताया जाए, ठीक है, कि वो आपको NCERT में आप किस पेज नंबर पर सीख सकते हो, ठीक। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। आपका जो पॉलिनोमियल है उसमें अल्फा और बीटा क्या है, 2 जीरोस है। तो आप पॉलिनोमियल चैप्टर जो है उसमें आप जीरोस के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। आपके पास 2 जीरोस दिया हुआ अल्फा और बीटा, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, ठीक है, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है ये, एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ये भी आपके पास दिया हुआ है कुछ कि ये और ये दोनों इक्वल है। तो p का वैल्यू आपका क्या होगा, इस इक्वेशन में आपका p का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा अगर जीरोस है तो इसका क्या होगा, वो रूट हो जाएगा। जो भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता है उसी को तो रूट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास रूट दिया हुआ तो अल्फा और बीटा 2 रूट हमें पता है, तो आपको याद होगा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, ये किसके बराबर होता है आपका, -b/a, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है ये किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो जो आपका सम ऑफ रूट्स है वो अल्फा प्लस बीटा होगा, दोनों रूट हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है, और ये किसके बराबर होगा, -b/a। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा अल्फा इंटू बीटा, ये भी पता है c/a, ठीक है। जिनको लग रहा हो कि बहुत हार्ड चीज है या फिर टफ है, तो आप जब चैप्टर पढ़ोगे डीपली तो आपको फिर ये इजी लगेगा, ठीक। इसीलिए डरने का बात नहीं है, बस जब तक आप नहीं पढ़े हो तभी तक आपको नहीं पता है, जब आप पढ़ लोगे तो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल क्या है, px² माइनस 2x प्लस 3p। अब इस पॉलिनोमियल का क्या यूज है यहाँ पे, क्योंकि p का वैल्यू पूछा गया है, और ये जो b और a और c और a है ये हम लोग कैसे पता करेंगे। तो जो जनरल फॉर्म होता है आपका, ठीक है, जनरल फॉर्म जो होता है आपका पॉलिनोमियल का वो क्या होगा,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्म होता है किसी भी पॉलिनोमियल का। जो आपका ये फॉर्म है, ठीक है, उसके लिए जनरल फॉर्म क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, पावर 2 है, पावर 2। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैच करेंगे। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, पी। बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। और सी का वैल्यू क्या आएगा, 3p। अब यहाँ पे देखिए आपका ए बी और सी तीनों का वैल्यू आपके पास मिल गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे। यहाँ कैसे पुट करेंगे, क्योंकि आपके पास ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए आप ये नोट कर लीजिए पहले, और इस चीज को हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये आपका बुक में भी है अवेलेबल। ठीक, तो तीनों वेरिएबल्स का वैल्यू अब पता चल गया है, और ये चीज हमारे पास दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a। ठीक है, ए और ए दोनों पास कॉमन है। ठीक, ए और ए दोनों पास कॉमन है, तो ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है। ठीक है, ये दोनों ए है, दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, -b और c आएगा। ठीक है, -b और c का मतलब क्या है, ये आपका b का वैल्यू है, तो b का वैल्यू अगर ये है तो -b क्या होगा, -2। ठीक है, क्योंकि b का वैल्यू क्या है, -2, और ये माइनस तो आपका पहले से है। c का वैल्यू क्या है, 3p। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग रब कर देंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस इंटू होगा, 2 आएगा और 3p। तो अब p का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपके पास। इस चीज को अगर इधर से अगर आपको दिक्कत होता है तो इसको रिवर्स कर लीजिए, 3p = 2 कर लीजिए। ठीक है, ये जो p बराबर क्या होगा आपके पास, ये 2 है, और ये 3 इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3। तो आप ऑप्शन में चेक कीजिए, ऑप्शन इसमें नहीं लिखे हैं हम। ऑप्शन पहला ऑप्शन आपके पास था -2/3। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास था 2/3, तीसरा ऑप्शन आपके पास था 1/3, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास था -1/3। ठीक है, तो इसमें से देख रहे हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन मैच किया है, बी नंबर। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप किस पेज नंबर से सीख सकते हो, ये भी आपका चैप्टर 2 का क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी आपका चैप्टर 2 का क्वेश्चन था, और चैप्टर 2 में पेज नंबर 29, मतलब पेज नंबर 29 से अब आपका 2 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और इस पेज नंबर को आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये जो आपका रूट वाला कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन से लिया हुआ है। ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। If the system of equations 3x plus 1 is equal to 1 and 2k minus 1x k minus 1y is equal to 2k plus 1 is inconsistent, तो आपको कितना कुछ पता है, 2 इक्वेशन पता है, ये और ये। ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट है, ये भी पता है। अब k का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक, तो दोनों इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। अब हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, इन दोनों इक्वेशन के लिए हम जो जनरल फॉर्म लिखेंगे वो क्या होगा आपका, तो जनरल फॉर्म आपका हो जाता है a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहला जनरल फॉर्म हुआ। दूसरा जनरल फॉर्म क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होता है आपके इक्वेशन का। तो अब यहाँ पे दोनों जनरल फॉर्म है, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, a1 क्या हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ये इसके लिए और ये इसके लिए। ठीक है, a1 क्या हो जाएगा 3, b2 क्या हो जाएगा आपका 1, और c2
B1 क्या हो जाएगा आपका 1 और C1 क्या हो जाएगा ये भी 1। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इक्वल टू के बाद है आपका C और यहाँ पे इक्वल टू के पहले है, तो ये भी समझाएंगे आपको। आप इस चीज को भी इधर ला सकते थे, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि जो हम लोग देखते हैं C1 बाई C2, तो दोनों में माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो चाहे आप इधर लाओ या फिर इधर ही रहने दो, कोई उसमें डिफरेंट नहीं। ठीक है, हम लोग इधर ला भी सकते हैं और नहीं भी। तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, C1 का 1, A2 का वैल्यू आपके पास क्या है 2k माइनस 1। ठीक है, B2 का वैल्यू क्या है k माइनस 1 और C2 का वैल्यू क्या है 2k प्लस 1। अब हमारे पास देखिए जितना भी वेरिएबल्स होता है सबका वैल्यू हम लोग को पता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये दोनों जो इक्वेशन है आपके पास ये इनकंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट कब होता है जब ये दोनों लाइन आपका पैरेलल हो। ठीक है, दोनों लाइन जब पैरेलल हो तभी इनकंसिस्टेंट का सिचुएशन बनता है। क्यों? क्योंकि जब लाइंस पैरेलल होगा तो आपके पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और जब नो सॉल्यूशन होगा तो इस टाइप का सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट के लिए हम लोग रेशियो को कंपेयर कैसे करते हैं, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ठीक है, a1 by a2 b1 b2 के बराबर होगा और नॉट इक्वल टू c1 by c2। अब यहाँ से हम लोग इसको लेंगे और इससे फिर हम लोग देखेंगे कि k का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। अभी ऊपर कुछ हम रब करेंगे, ठीक है, कुछ मिटाना पड़ेगा तभी तो फिर आगे सॉल्व होगा। इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, इसका कोई काम भी नहीं। वैल्यूज आपके पास पता है, इसमें पुट करना होगा। ठीक है, इस लाइन को मिटा देते हैं। चलिए, अब यहाँ पे भी सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2। a1 क्या है 3। ठीक है, a1 क्या था 3, a2 क्या है 2k माइनस 1, b1 क्या है आपके पास 1 और b2 क्या है k माइनस 1। अब ये आपका क्रॉस मल्टीपल होगा। ठीक है, इस चीज को ऊपर ले जाइए, 3 इंटू के माइनस 1 और इधर 2k माइनस 1, जब 1 से इंटू होगा सेम वही रहेगा। ठीक है, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। अब यहाँ पे k के एक साइड ले आइए। ठीक है, तो क्या होगा 3k माइनस 2k। ठीक, और ये 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे 3k माइनस 2k क्या बचेगा, k 1k लिखिए या फिर k लिखिए, और माइनस 1 और प्लस 3 अगर हम लोग इसको फिर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2। तो आपका k का वैल्यू क्या आ गया 2। ऑप्शन में देखते हैं 2 है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग कि ये क्वेश्चन आपका कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 3 से लिया गया। ठीक है, चैप्टर 3, और इस कंसेप्ट को सीखने के लिए आपको किस पेज नंबर में जाना होगा, पेज नंबर 45 और 46। जो भी हम ये चैप्टर और पेज नंबर बता रहे हैं आप एनसीईआरटी बुक फॉलो कीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में आपका हर एक कंसेप्ट डिटेल में दिया होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या सीखे, 2 इक्वेशन था, इनकंसिस्टेंट था, इनकंसिस्टेंट का सिचुएशन कब बनता है, और उसमें फिर हम लोग रेशियो को कैसे कंपेयर करते हैं, इससे फिर हम लोग वैल्यू का जो वेरिएबल है उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, जिन्हें थोड़ा बहुत दिक्कत भी आ रहा होगा वो चैप्टर्स को पढ़िए, फिर क्वेश्चंस को देखिए, तब आपको पूरा 100% क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक, अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 की तरफ। ठीक है,
ये क्वेश्चन में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है, जो आपका चैप्टर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन देखते क्या है। इफ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS, एक पैरेललोग्राम है आपके पास, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर आर, P का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, Q का दिया हुआ है, R का दिया हुआ है, ठीक है, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोर्थ वर्टेक्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, अगर जिस फॉर्म में आप जा रहे हो, ठीक है, P यहाँ लिखिए, Q यहाँ लिखिए, R यहाँ, S यहाँ, इसी तरह से आपको जाना है। अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो P Q R S, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो P Q R S। ऐसा नहीं कि यहाँ P Q लिख दिए फिर यहाँ पे R लिख दिए यहाँ S, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक ही लाइन में आपको जाना है, चाहे इस ऐसे जाओ या फिर ऐसे। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट देखते हैं। P का कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, 3 और 4। Q का कोऑर्डिनेट क्या है, -2 और 3। R का कोऑर्डिनेट क्या है, -3 और -2। और कोऑर्डिनेट किसका निकालना है आपका, फोर्थ वर्टेक्स का। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या मान लेंगे, x और y। इसी को हम लोग को फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि हम लोग डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे। क्यों ज्वाइन कर रहे हैं अभी हम लोग बताएंगे आपको। ठीक है, डायगोनल्स आपका ज्वाइन हो गया। अब पैरेललोग्राम के बारे में आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये साइड और ये साइड आपका बराबर होगा और ये साइड और ये साइड आपका बराबर। इसका मतलब ये पॉइंट जो होगा वो आपका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, और मिड पॉइंट के लिए आपने इस चैप्टर में इक्वेशन पढ़ा होगा कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो देखते हैं हम लोग मिड पॉइंट के लिए, जैसे कि मिड पॉइंट ऑफ पी आर। अगर हम लोग पी आर का मिड पॉइंट देखें या फिर जनरली मिड पॉइंट का फॉर्मूला देखते हैं, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये जनरल फॉर्म होता है मिड पॉइंट का। किसी भी दो पॉइंट का मिड पॉइंट आपको निकालना है, इसी फॉर्मूला का यूज करना। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि मिड पॉइंट P का क्या होगा, P और R। ठीक है, P R का मिड पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा, इसको x1 ले लेते हैं, इसको x2 ले लेते हैं। ठीक है, ये x1 और y1 और ये x2 और y2। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपको समझने में सुविधा होगा। ठीक है, ये x1 ले लेते हैं, ये y1 और ये x2 और ये y2। ठीक है, तो अब क्या हो गया, x1 प्लस x2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और ये 3 होगा, ये प्लस -3। तो इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 - 3 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली आपका माइनस वाला लिखेंगे। ठीक है, इस चीज को समझिएगा कि x1 प्लस x2 करेंगे 3 और इसको जोड़ना है 3 प्लस -3, 3 प्लस -3 होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 - 3 लिख सकते हैं। ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। इंटीजर्स तो सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 3/2 और y1 प्लस y2 क्या होगा 4 प्लस -2। यहाँ भी 4 प्लस -2 है तो 4 - 2 हो जाएगा आपका 4 - 2/2। ठीक है, अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो यहाँ देखिए 4 प्लस -2 क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस 4 - 2। ठीक है, अब ये आपका कोऑर्डिनेट्स किसका हो गया, पी आर का मिड पॉइंट। ठीक है, ये मिड पॉइंट। अब अगर कोई भी दो लाइन आपका अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट का तो कोई एक ही कोऑर्डिनेट होगा ना। तो इस साइड से तो कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए ये, अब इस साइड से कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो मिड पॉइंट किधर से निकालेंगे आप, एस क्यू का मिड पॉइंट आपका क्या होगा, तो जब एस क्यू का मिड पॉइंट निकालेंगे तो दिस प्लस दिस, तो यहाँ क्या हो जाएगा x - 2/2। ठीक है, और y प्लस 3 तो y प्लस 3/2। ठीक है, अब दोनों से हम लोग इधर से भी मिड पॉइंट निकाल लिए, इधर से भी मिड पॉइंट निकाल लिए।
अब आपको समझना यहीं पे है, ठीक है, कि दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो पॉइंट तो सेम है। तो अगर पॉइंट सेम होगा तो दोनों साइड से आपका यहाँ का कोऑर्डिनेट जो होगा वो बराबर होगा, और दोनों का जो कोऑर्डिनेट है उन दोनों में आपका ये वेरिएबल आपका दिया हुआ है, और हम लोग को लास्टली फाइंड करना है एक्स वाई। अब यहाँ पे देखिए एक्स भी है वाई भी है, तो इनका कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, इस कोऑर्डिनेट को इसके साथ और इस कोऑर्डिनेट को इसके साथ, ठीक है, क्योंकि जो इस पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट आएगा ये दोनों तरफ से क्या होगा, दोनों तरफ से तो एक ही कोऑर्डिनेट आएगा ना एक पॉइंट का, तो ये कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो मतलब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आपस में बराबर होगा, और ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर होगा, तो इनको इक्वेट करते हैं अब हम लोग। इस फिगर को तो अब मिटा देना चाहिए, ठीक है, चलिए, तो इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे हम लोग x माइनस 2/2 बराबर 3 माइनस 3/2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0/2, ये क्या हो जाएगा 0/2, 0/2 मतलब ये तो वैसे भी फिर 0 ही हो जाएगा, 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करो 0 आएगा, ठीक है, इधर भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब ये 2 इधर जाके जब इंटू होगा तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, x बराबर क्या हो गया, ये -2 इधर जाके क्या हो जाएगा +2, तो ये x बराबर क्या हो गया 2। अब यहाँ पे हम लोग को इन दोनों को जब इक्वेट किए तो x का वैल्यू निकल गया, अब सेम हम लोग इन दोनों को इक्वेट करते हैं, ठीक है, देखिए y + 3/2 इज इक्वल टू 4 - 2/2, इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो ये 2 और 2 दोनों साइड सेम है, 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, और y + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये कैंसिल क्यों करते हैं, अगर ये 2 मान लीजिए आप इस साइड ले जाओ यहाँ पे इनटू में आएगा और फिर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपली याद रख लीजिए कि दोनों का बेस अगर सेम है, बीच में इक्वल साइन है, तो दोनों का काट दीजिए, y = 2 - 3, 3 इधर जाके क्या होगा माइनस, तो y = क्या हो जाएगा -1, तो x का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गया 2 और y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया -1, तो इस चीज का अब हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -1 कहाँ पे है, तो ये आपका देख लीजिए कहीं पे है 2 और -1, 2 और -1, तो आपका ऑप्शन से सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये आप अपने बुक से कहां से सीखोगे, तो आप अपना बुक खोलिएगा चैप्टर 7 पेज नंबर, चैप्टर 7 में आपका ये कंसेप्ट दिया होगा, ठीक है, पेज नंबर 166, ठीक, तो इस चैप्टर में पेज नंबर 166 में आपका इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, तो वहां से आप लोग सीख सकते हो, ठीक। तो आज हम लोग कितने क्वेश्चन किए, सेक्शन ए के 5 क्वेश्चन किए, जो हर एक क्वेश्चन में आपका डीप कंसेप्ट था, और ये सारे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा, और अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा या फिर थोड़ा बहुत डाउट होगा, जब आप चैप्टर पढ़िएगा तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, बस इसीलिए हम ये भी बता रहे हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से है और आपको कौन सा पेज नंबर में ये कंसेप्ट आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो आज इसी के साथ अपना क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। चलिए सबको धन्यवाद, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और जितने भी बच्चे अभी 10th क्लास में हैं, ठीक है, वो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि जो सैंपल पेपर है इसको क्यों दिया जाता है आपको, इसके बेसिस पे आप तैयारी करो, और फिर इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, इसलिए ज्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए ताकि सब लोग आपका तैयारी अच्छे से कर पाए और फिर आपका बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से जाए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।